सो हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी प्रिपरेशन भी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, इस सीरीज में क्लास 10th के प्रिपरेशन के आज मैं आप लोगों को सामाजिक विज्ञान का मोस्ट 100 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बताऊंगा। इसके बाद फिर आपकी जो है क्वेश्चन आंसर की क्लास आएगी। सारे क्वेश्चन आंसर आपको सॉल्व मिलेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग ओनली बहुविकल्पीय क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं और सारा क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए। तो सारे क्वेश्चंस को अभी से प्रिपेयर कर लो। और जो बच्चों ये वायरल पेपर और ये सब होता है, इन जुमलों में मत पढ़ना, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं, सभी क्वेश्चंस को आपको ध्यान से पढ़ना है। हाँ, उनमें से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, वो ध्यान रखना है। क्लियर। बाकी आप किसी भी पेपर पे डिपेंडेंट मत रहिएगा कि ये वायरल पेपर है, बस मैं इतना तैयार कर लूँ मेरा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको कम से कम 100 एमसीक्यू तैयार करना होगा, तभी आप 20 में से 20 अच्छे से कर पाओगे। और अगर आप 20 ही तैयार करके गए और नहीं आया, तब आप वहाँ क्या करोगे। क्लियर। तो चलिए बच्चों, बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था। ठीक है, यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था। गैरीबाल्डी, बिस्मार्क, कावूर, मेत्सनी या फिर जिसको मेजनी कहते हैं। तो आपका ऑप्शन घा करेक्ट है, मेजनी। ठीक है, यानी मेत्सनी जो है यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक था। क्लियर। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, फ्रांस की क्रांति कब हुई। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बोर्ड एग्जाम में समझ लो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से देखना। फ्रांस की क्रांति कब हुई। का है 1788, खा है 1789, गा है 1790 और घा है 1787। तो आपका ऑप्शन खा करेक्ट है, 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश में हुआ। ठीक है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश में हुआ। का ऑप्शन है जर्मनी, खा है इटली, गा है फ्रांस, इंग्लैंड। तो राष्ट्रवाद का प्रारंभ जो है फ्रांस से हुआ था। आपका ऑप्शन गा सही है। राष्ट्रवाद का उदय जो है बच्चों, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे आपको लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, बहुविकल्पीय क्वेश्चन मिलने ही मिलने हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी। ऑटो बिस्मार्क, काइजर विलियम प्रथम, हिटलर या फिर मेजनी या मेत्सनी। तो जर्मनी के जब एकीकरण की बात होती है तो सबसे प्रमुख भूमिका निभाई थी ऑटो बिस्मार्क ने, यानी आपका ऑप्शन का करेक्ट है और इस पे टिक कर देंगे। ठीक है, ये आपका ऑप्शन का सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है, नेपोलियन संबंधित था। नेपोलियन किससे संबंधित था, किस देश से। का ऑप्शन है जर्मनी, खा है इटली, गा है फ्रांस और घा है इंग्लैंड। तो बच्चों नेपोलियन जो था वो फ्रांस से संबंधित था। आपका ऑप्शन गा करेक्ट है और इस पे टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेपोलियन की पराजय कब हुई, यानी नेपोलियन की पराजय किस सन में हुई। प्रश्न संख्या 6 है, नेपोलियन की पराजय कब हुई। तो 1814, 1815 ईस्वी में, 1816 या फिर 1817। तो आपका ऑप्शन खा सही है और इस पे टिक कर देंगे। नेपोलियन की पराजय 1815 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, जितने क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा हूँ लिख के ले लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बोर्ड एग्जाम में अगर टॉपर बनना है आपको तो ये सारे क्वेश्चन तैयार करने होंगे। अगर आपका सपना है 95 या 90% लाने का, तो इनको अभी से तैयार कर लो। प्रश्न संख्या 7 है, 1789 में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था। ठीक है, 1789 ईस्वी में जो फ्रांस है वो किस प्रकार का राज्य था। असीमित राजतंत्र, सीमित राजतंत्र, प्रजातंत्र या फिर गणतंत्र। तो आपका ऑप्शन खा करेक्ट है बच्चों, वो सीमित राजतंत्र था। ठीक है, आपका ऑप्शन खा सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ऑटो बिस्मार्क का संबंध किस देश से था। ठीक है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन, ऑटो बिस्मार्क का संबंध किस देश से था।
तो का है इटली, खा है जर्मनी, गा है फ्रांस और घा है ब्रिटेन। तो बच्चों ऑटो आन बिस्मार्क जो था वो जर्मनी से था। ठीक है, आपका ऑप्शन खा सही है और इस पे हम लोग टिक करेंगे और जिसको टिक करेंगे हम उसी को बोर्ड एग्जाम में OMR सीट पे फिल करेंगे। ठीक है, फिर है प्रश्न संख्या 9 सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था? यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी द्वारा चलाया गया था, लेकिन किस सन में चलाया गया था? 1920, 1927, 1930 ईस्वी या फिर 1935 ईस्वी? तो आपका बच्चों ऑप्शन गा करेक्ट है। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो 1930 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी किसी चीज को बड़ी विनय पूर्वक मना कर देना, उसी को कहा गया है सविनय अवज्ञा। ठीक है, अवज्ञा करना वो भी बहुत ही विनय पूर्वक। चलिए प्रश्न संख्या 10 है। प्रश्न संख्या 10 है वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय यानी जिनको चटर्जी भी कहते हैं। आपका ऑप्शन का है, खा है रविन्द्रनाथ टैगोर, गा है महात्मा गांधी और घा है रामधारी सिंह दिनकर। तो आपका ऑप्शन बच्चों का करेक्ट है और हम लोग इस पे टिक करेंगे। बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो है वंदे मातरम गीत की रचना की है। ठीक है, वंदे मातरम गीत जो कि हमारा राष्ट्रीय गीत भी है। फिर आते हैं प्रश्न संख्या 11 पे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? ठीक है, असहयोग आंदोलन, ध्यान दीजिए। अब असहयोग आंदोलन क्या होता है? असहयोग यानी किसी भी चीज में किसी भी प्रकार का सहयोग ना करना, सरकार का किसी भी नीति में किसी भी कानून में सहयोग ना करना ही असहयोग था। ठीक है, तो इसका मुख्य कारण था रॉलेट एक्ट, प्रथम विश्व युद्ध, खिलाफत आंदोलन या फिर द्वितीय विश्व युद्ध। तो इसका प्रमुख कारण था बच्चों खिलाफत आंदोलन, यानी आपका ऑप्शन गा जो है वो करेक्ट है और इस पे टिक करेंगे। प्रश्न संख्या 12 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 12 है चौरी चौरा कांड किस वर्ष घटित हुआ था? ठीक है, चौरी चौरा कांड, चौरी चौरा एक बहुत ही प्रमुख घटना है हमारे भारतीय इतिहास की। ठीक है, तो ये किस वर्ष घटित हुआ था? का है 1920, खा है 1921, गा है 1922 और घा है 1925 ईस्वी। तो आपका ऑप्शन बच्चों गा करेक्ट है। 1922 ईस्वी में चौरी चौरा कांड घटित हुआ था। फिर है प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 देखिए ध्यान से, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? हिंद स्वराज, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVIP। तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, खा ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, गा है महात्मा गांधी और घा है सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन गा करेक्ट है। महात्मा गांधी जी के द्वारा हिंद स्वराज पुस्तक लिखा गया था। ठीक है, महात्मा गांधी, आपका ऑप्शन गा करेक्ट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसको संबोधित किया जाता है? बहुत इजी क्वेश्चन है, ये तो बच्चा बच्चा जानता होगा, क्लास 6-7 का बच्चा भी जानता होगा। का है महात्मा गांधी, खा है जवाहरलाल नेहरू, गा है सुभाष चंद्र बोस और घा है गोपाल कृष्ण गोखले। तो आपका ऑप्शन का करेक्ट है बच्चों। महात्मा गांधी जी को ही बापू कह के, ठीक है, या राष्ट्रपिता कह के बुलाया जाता था। जवाहरलाल नेहरू जी को चाचा जी कह के बुलाया संबोधित किया जाता है और सुभाष चंद्र बोस को नेताजी। ठीक है, आज के जैसा नेता नहीं थे, बहुत ही ईमानदार और राष्ट्र के लिए समर्पित नेता थे। आज के समय में तो नेता के नाम पर धब्बा है, तो नेताजी एकमात्र है हमारे देश में, वो है सुभाष चंद्र बोस। लेकिन यहाँ राष्ट्रपिता की बात हो रही है तो आप महात्मा गांधी पे टिक करोगे। क्लियर? तो यहाँ से देखो आपका 3 क्वेश्चन तैयार हो गया बहुविकल्पीय का, कि चाचा, नेताजी और बापू। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 15 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, किस सन में? का है 1885 ईस्वी में, खा है 1904 ईस्वी में, गा है 1857 ईस्वी में और घा है 1855 ईस्वी। तो आपका ऑप्शन बच्चों का करेक्ट है 1885 ईस्वी में, यानी देश आजाद हुआ था 1947 में, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना उससे पहले हुई थी। ठीक है, तो 1885 ईस्वी में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 15 हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ठीक है, ध्यान से देखिए, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसका कथन है? तो ऑप्शन है आपका गोपाल कृष्ण गोखले, खा है बाल गंगाधर तिलक,
गा है ज्योतिबा फूले और घा है महात्मा गांधी। तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ठीक है, यानी फ्रीडम इज माई बर्थ राइट, ये कहा था बाल गंगाधर तिलक जी ने। तो आपका ऑप्शन खा सही है और इस पर टिक करेंगे, और गोले में ओएमआर में हम खा ऑप्शन फिल करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस महत्वपूर्ण घटना के साथ की गई? ठीक है, यानी ऐसी कौन सी घटना है हमारे भारतीय इतिहास में कि जिसके कारण सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई? तो है पहला रॉलेट एक्ट की घोषणा, खा है नमक कानून तोड़कर, गा है साइमन कमीशन के आगमन पर, और घा है जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो आपका ऑप्शन खा सही है बच्चों। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसकी शुरुआत हुई थी गांधी जी के द्वारा दांडी यात्रा करके नमक कानून तोड़ा गया था, ठीक है, ये आपका ऑप्शन खा सही है। फिर है क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए ध्यान से, जलियांवाला बाग की घटना कब हुई? यानी जलियांवाला बाग की घटना किस सन में हुई? ऑप्शन का है 8 अप्रैल 1919, खा है 10 अप्रैल 1919, गा है 13 अप्रैल 1919 और घा है 25 अप्रैल 1919। तो आपका ऑप्शन बच्चों गा करेक्ट है। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड यानी जनरल डायर के कहने पर मासूम और निहत्थे क्रांतिकारियों पर जो है गोलियां चलवाई गई थी, ठीक है, मासूम और निहत्थे थे। और कौन था? जनरल डायर। और ये घटना हुई थी पंजाब के अमृतसर में, ठीक है, जलियांवाला बाग एक स्थान है, वहां पे मीटिंग चल रही थी और इसके कहने पर निहत्थे क्रांतिकारियों और मासूम क्रांतिकारियों पर अंधाधुंध पुलिस के द्वारा फायरिंग की गई थी। फिर आते हैं प्रश्न संख्या 19 है, जलियांवाला बाग कांड में गोलियां किसने चलवाई? अभी मैंने बताया है जनरल डायर, तो माउंटबेटन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड इरविन, जनरल डायर। तो आपका ऑप्शन घा करेक्ट है, ठीक है, इसी के कहने पर जो है जलियांवाला बाग में गोलियां चलवाई गई थी। फिर आते हैं प्रश्न संख्या 20 है, क्वेश्चन नंबर 20, आर्थिक महामंदी का प्रारंभ कब से हुआ? यानी किस सन से आर्थिक महामंदी का प्रारंभ हुआ? तो का है 1919, खा है 1924, गा है 1929 और घा है 1934। तो आपका ऑप्शन गा करेक्ट है बच्चों, इस पर टिक कर देंगे। 1929 ईस्वी में जो है महामंदी का वर्ष प्रारंभ हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? ठीक है, 1945 ईस्वी में, 1920, 1942, 1947। तो आपका ऑप्शन का करेक्ट है। जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हो गई थी तब हमारा देश क्या था? गुलाम था, ठीक है, तो आपका ऑप्शन 1945 सही है। ये लोग हमसे पहले आजाद हो गए थे तब इतना आगे हैं, तो 1945 आपका सही है, इस पर टिक करेंगे। फिर आते हैं प्रश्न संख्या 23 पे। प्रश्न संख्या 23 क्या है? देखिए ध्यान से, प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ, प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? 1914 ईस्वी, 1939 ईस्वी, 1919 या फिर 1942। तो आपका ऑप्शन का सही है और हम लोग इस पर टिक करेंगे, 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, 24 नंबर प्रश्न, 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन, देखो ब्रिटेन नहीं बेटा, ब्रेटन, ठीक है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो 1944 ईस्वी में हुआ था। तो एक तो आपका एमसीक्यू यही तैयार हो गया कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 ईस्वी में हुआ था, लेकिन कहाँ आयोजित किया गया था? अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका या फिर घा ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन गा सही है, इस पर टिक कर देंगे। ब्रेटन वुड्स जो सम्मेलन है वो अमेरिका में जो है किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 है, अफ्रीका में रिंडर पेस्ट क्या था? रिंडर पेस्ट, ध्यान दीजिए, रिंडर पेस्ट क्या था? का है एक जानवर, खा है एक घटना, गा है एक खेल और घा है एक बीमारी। तो बच्चों एक ये वैश्विक महामारी फैली थी हमें जो है अफ्रीका में, वैश्विक महामारी, जैसे अपने यहाँ कोरोना आया था ना, पूरे विश्व में कोरोना आया था ना, तो ये क्या था? एक वैश्विक महामारी थी जिससे सब लोग पीड़ित थे, बहुत सारे लोग मारे गए। तो ऐसे रिंडर पेस्ट जो है अफ्रीका में फैला था और ये एक जो है बीमारी थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की स्थापना कब हुई?
1940 ईस्वी, 1942 ईस्वी, 1945 या फिर 1944 ईस्वी। तो आपका ऑप्शन बच्चों घा करेक्ट है और हम लोग इस पे टिक करेंगे। जो IMF है उसकी स्थापना 1944 ईस्वी में की गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। औद्योगिक क्रांति, ठीक है, ध्यान से देखिए, औद्योगिक क्रांति यानी उद्योग वाली क्रांति। औद्योगिक क्रांति किस देश में प्रारंभ हुई? अमेरिका, रूस, इंग्लैंड, चीन। तो आपका ऑप्शन गा सही है और हम लोग इस पे टिक करेंगे। इंग्लैंड में जो है औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हुई थी। फिर देखते हैं प्रश्न संख्या, क्वेश्चन नंबर 28 है। बम्बई में पहला कपड़ा मिल की स्थापना कब हुई? ठीक है, मुंबई में जो पहला कपड़ा मिल था उसकी स्थापना किस सन में हुई? तो का है 1824 ईस्वी में, खा है 1844 ईस्वी में, गा है 1854 ईस्वी और घा है 1874 ईस्वी। तो आपका ऑप्शन बच्चों गा करेक्ट है, इस पे टिक करेंगे। 1854 ईस्वी में मुंबई में पहला जो है कपड़ा मिल बनाया गया था। ठीक है, कपड़ा मिल की स्थापना की गई थी। प्रश्न संख्या 29 है। पेरियार रामास्वामी यानी पेरियार स्वामी नायकर कौन थे? ठीक है, पेरियार रामास्वामी नायकर कौन थे? एक वैज्ञानिक, शिक्षाविद, समाज सुधारक, लेखक। तो बच्चों एक ये समाज सुधारक थे। ठीक है, पेरियार रामास्वामी नायकर एक बहुत ही बड़े समाज सुधारक थे, समाज परिवर्तक। तो हम इनको समाज सुधारक पे टिक करेंगे। फिर है क्वेश्चन नंबर 30। पुनर्जागरण की शुरुआत किस देश में हुई थी? ठीक है, पुनर्जागरण की शुरुआत किस देश में हुई? तो ऑप्शन का है रोम, खा है इटली, गा है ब्रिटेन और घा है ऑस्ट्रिया। तो पुनर्जागरण की शुरुआत बच्चों इटली से प्रारंभ हुआ था। तो आपका ऑप्शन ठीक है खा करेक्ट है। देखो दो चीज आएगा, राष्ट्रवाद की बात जब आएगी तो आप फ्रांस पे टिक करना, और पुनर्जागरण की जब बात आएगी, ठीक है, पुनर्जागरण, तो यहां आप इटली पे टिक करना। ध्यान रखना, पुनर्जागरण की शुरुआत इटली और राष्ट्रवाद की फ्रांस और औद्योगिक क्रांति की इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? गुलामगिरी का लेखक कौन था? बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है, इसको अगर टाइम मिले कभी आप लोग जब बोर्ड एग्जाम पास कर लेना तो ये मेरी एडवाइस है कि इसको जरूर पढ़ना। तो इसके लेखक कौन है? डॉक्टर BR अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले, कैलाश वासिनी देवी, रामास्वामी नायकर। तो आपका ऑप्शन बच्चों खा सही है, ज्योतिबा फूले जो है वो गुलामगिरी के लेखक हैं। ठीक है, तो हम लोग खा पे टिक करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? भूमि एक संसाधन है, ठीक है, किस प्रकार का? देखो बीच में डॉट 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 है, तो किस प्रकार का? प्राकृतिक, मानव निर्मित, सौर ऊर्जा से निर्मित, उपरोक्त सभी। तो भैया ना तो भूमि मानव निर्मित है, इतनी हमारी औकात नहीं कि हम भूमि बना सकें, और ना ही ये सौर ऊर्जा से निर्मित है, ये है एक प्राकृतिक यानी नेचुरल। ठीक है, तो आपका ऑप्शन का सही है और इस पर टिक करेंगे। ये क्या है? नेचुरल। फिर है प्रश्न संख्या 33, क्वेश्चन नंबर 33। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण? VVIP क्वेश्चन है, ये सारे के सारे वैसे VVIP हैं बट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? गहन खेती, वनोन्मूलन, घा ऑप्शन है वनोन्मूलन, गा है अधिक सिंचाई और घा है अति पशुचारण। तो आपका ऑप्शन गा करेक्ट है बच्चों, इस पे टिक करेंगे। अधिक सिंचाई के कारण भूमि निम्नीकरण जो है पंजाब में मुख्य कारण है। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? यानी कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी को सबसे अच्छा माना जाता है? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। तो आपका ऑप्शन का सही है बच्चों, काली मिट्टी को जो है कपास की खेती के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। फिर है प्रश्न संख्या 35। निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है? यानी कौन सा ऐसा राज्य है जहां पे सीढ़ीदार खेती की जाती है? का है पंजाब, खा है हरियाणा, गा है उत्तर प्रदेश और घा उत्तराखंड। तो देखो बच्चों उत्तराखंड जो है पहाड़ी एरिया है, यहाँ पे सीढ़ीदार खेती होती है और सबसे ज़्यादा खेती किसकी होती है? चाय, काफ़ी, और ये ऐसी फसलें होती हैं कि ये सीढ़ीदार खेती होती है ऐसे, ताकि पानी ऐसे इनकी जड़ों तक पहुँच के नीचे निकल जाए। ठीक है, पानी भरने की ज़रूरत नहीं होती खेतों में। फिर है प्रश्न संख्या 36, क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से किसकी अधिक मात्रा जलोढ़ मिट्टी में पाई जाती है? ठीक है, यानी जो जलोढ़ मिट्टी होती है उसमें किस चीज की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है?
का ऑप्शन है पोटास, खा है चूना और गा है फास्फोरस और घा है इनमें से कोई नहीं। तो देखो बेटा यहाँ जलोढ़ मिट्टी की बात हो रही है, तो इनमें से कोई नहीं, आपका ऑप्शन घा सही है। ठीक है, कि इनमें से कोई भी ऐसा मिनरल नहीं है जो जलोढ़ मिट्टी में अधिक मात्रा में पाया जाए। फिर क्वेश्चन नंबर है 37, चिपको आंदोलन संबंधित है, यानी जो चिपको आंदोलन है वो किस चीज से संबंधित है? मृदा संरक्षण, वन संरक्षण, जल संरक्षण, वायु संरक्षण। तो आपका ऑप्शन खा करेक्ट है बच्चों, चिपको आंदोलन। ठीक है, ये जो है जो लोकल रेजिडेंट होते हैं जंगलों में रहने वाले, जिनको हम आदिवासी बोलते हैं, लोकल रेजिडेंट। तो जब सरकार के द्वारा वनों की कटाई होने लगी तो यहाँ के जो लोग थे, औरतें, इवन बच्चे भी, वो पेड़ों से चिपक जाते थे और उनकी रक्षा करते थे, और सरकार को अपना कदम इसके लिए वापस खींचना पड़ा। इन लोगों ने कहा पहले हमको काट दो फिर पेड़ों को काटना। तो ये वन संरक्षण से संबंधित है। अब देखो ये कितने प्राकृतिक प्रेमी थे। ठीक है, ये बेशक कम पढ़े लिखे थे, लेकिन इनको पता था कि यही हमारा घर है और ये प्रकृति में संतुलन बहुत जरूरी है। ठीक है, तो उन्होंने वन संरक्षण से संबंधित है। फिर है क्वेश्चन नंबर 38, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? ठीक है, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क की बात हो रही है, बहुत बड़ा राष्ट्रीय पार्क है। असम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश। तो ये है भैया पश्चिम बंगाल में। ठीक है, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क पश्चिम बंगाल में है। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39, हरा सोना निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? यानी किसे हरा सोना कहा जाता है? प्राकृतिक वनस्पति, घास के मैदान, हरे पेड़, सघन झाड़ी। तो आपका ऑप्शन का सही है बेटा, हरा सोना प्राकृतिक वनस्पति को कहते हैं और हम लोग इसी पे टिक करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है आपका, बहुउद्देशीय परियोजनाओं को किसने आधुनिक भारत का मंदिर कहा? यानी किसने जो है बहुउद्देशीय परियोजनाओं को भारत का मंदिर कहा था? महात्मा गांधी का ऑप्शन है महात्मा गांधी, खा है जवाहरलाल नेहरू, गा है विनोबा भावे और घा है अन्ना हजारे। तो आपका ऑप्शन खा करेक्ट है, इस पे टिक करेंगे। जवाहरलाल नेहरू जी ने जो है बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, सलाल बांध किस नदी पर बना है? यानी जो सलाल बांध है वो किस नदी पर बना है? महानदी, चिनाब, सतलुज, कृष्णा। तो आपका ऑप्शन खा सही है बेटा, इस पे टिक करेंगे। चिनाब नदी पे है सलाल बांध। सलाल बांध बहुत बार पूछता है आपके, इवन उसमें भी आता है जो आप मानचित्र वाला कार्य करते हो ना, नक्शा वाला, तो उसमें भी सलाल बांध पूछ लेता है कि किस नदी पे है और कहाँ पे स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 42, जलमंडल का कितना प्रतिशत भाग, यानी जलमंडल का कितना प्रतिशत भाग समुद्री जल के रूप में उपलब्ध है? 95%, 96%, 97.5%, 98%। तो आपका ऑप्शन गा सही है, जलमंडल का लगभग 97.5% जो जल है वो समुद्र में मौजूद है, यानी वो पीने योग्य नहीं है। प्रश्न संख्या 43 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43, झारखंड में स्थित कोडरमा, ध्यान दीजिए, कोडरमा किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? यानी झारखंड में जो कोडरमा है ये किसका अग्रणी उत्पादक है? बॉक्साइट, अभ्रक, लौह अयस्क, तांबा। तो आपका ऑप्शन खा सही है और इस पे टिक करेंगे। अभ्रक बहुत अधिक मात्रा में यहाँ से जो है उत्पादन होता है, निकलता है। प्रश्न संख्या 44 है, मुंबई हाई प्रसिद्ध है, यानी मुंबई हाई किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? तेल शोधक कारखानों यानी पेट्रोलियम के लिए, फिल्मी सिटी के लिए, गेटवे ऑफ इंडिया के लिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखो बेटा, मुंबई की बातें हो रही है। मुंबई हाई एक स्थान है जहां पे सिर्फ और सिर्फ तेल शोधक कारखाने यानी पेट्रोलियम है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन का सही है और इस पर टिक करेंगे। ठीक है, प्रश्न संख्या 45 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 45 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? यानी इनमें से ऊर्जा का परंपरागत स्रोत कौन सा है? सौर ऊर्जा,
कोयला, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। तो मैंने आपको परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत बताया था। परंपरागत ऊर्जा का स्रोत जो लिमिटेड होता है और समय के साथ इस समाप्त भी हो सकता है अगर हम इनका दुरुपयोग करेंगे, और गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत वो होता है जो अनलिमिटेड होता है, हम उसे फिर दोबारा रीयूज कर सकते हैं। तो कोयला जो है वो परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, क्योंकि ये अगर हम इसका ज़्यादा दुरुपयोग करेंगे तो ये समाप्त हो जाएगा। जबकि ज्वारीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा बेटा, इनको हम फिर से रीयूज कर सकते हैं। ठीक है, दोबारा हम इनको यूज कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आधारभूत है। ठीक है, यानी इनमें से कौन सा जो खनिज है वो आधारभूत है। मैग्नीज है का, खा है अभ्रक, गा है लौह अयस्क और घा है तांबा। तो आपका ऑप्शन गा सही है बेटा। लौह अयस्क जो है ये आधारभूत है। ठीक है, आधारभूत खनिज है इसको, क्योंकि हम कोई भी काम करते हैं, कोई भी फैक्ट्री लगाते हैं, कोई भी कारखाना लगाते हैं, तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा सामान लोहे की बड़ी बड़ी मशीनों का लगता है, तो इसको जो है आधारभूत खनिज माना गया है। प्रश्न संख्या 47 देखते हैं। एंथ्रेसाइट का संबंध किस खनिज से है। जो एंथ्रेसाइट है उसका संबंध किस खनिज से है। तांबा, सोना, बॉक्साइट, कोयला। तो आपका ऑप्शन घा सही है, इस पे टिक करेंगे कोयला। ठीक है, तो एंथ्रेसाइट का संबंध कोयला से है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। हेमेटाइट का संबंध किस खनिज से है। हेमेटाइट, तांबा, बॉक्साइट, सोना, लौह अयस्क। तो देखो बेटा, अगर यहाँ हेम का मतलब हीम का मतलब क्या होता है, लोहा। ठीक है, अगर हेम आपको नजर आ गया तो तुरंत समझ जाओ कि लौह अयस्क। आपका ऑप्शन घा सही है और इस पे टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तांबा का मुख्य उत्पादक है। मध्य प्रदेश, खा है उत्तर प्रदेश, गा है तमिलनाडु और घा है बिहार। तो आपका ऑप्शन बच्चों का सही है। ठीक है, कौन सा राज्य, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है तांबा का सबसे मुख्य उत्पादक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ पार्ट 1। तो क्वेश्चन नंबर 50 क्या है, निम्न में से कौन सा, ठीक है, उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है। चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में, एल्यूमिनियम, सीमेंट, चीनी, मोटर गाड़ी। तो आपका ऑप्शन खा सही है। सीमेंट जो है वो चूना पत्थर से ही बनता है, तो आपका ऑप्शन खा करेक्ट है और इस पर टिक करेंगे और इसी को हम गोले में फिल करेंगे। ठीक, तो ये टॉप 50 आपके क्वेश्चन थे, टॉप 100 में से टॉप 50, और ये मैंने आपको पार्ट 1 में कवर करवा दिया है। अब पार्ट 2 में मैं जो आपका नेक्स्ट 50 क्वेश्चन है उसको और उसके साथ साथ सभी लघुत्तरीय बहुविकल्पीय प्रश्नों को उत्तर समेत पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को अंत तक जरूर देखो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। तुम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।